अब हम बात करते हैं हिमोरेजिक स्ट्रोक के बारे में। हिमोरेजिक स्ट्रोक कंप्राइज करता है 15% ऑफ ऑल योर स्ट्रोक केसेस। ये दो टाइप का हो सकता है, इंट्रा सेरेब्रल हेमोरेजिक स्ट्रोक, एक्स्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेजिक स्ट्रोक। इंट्रा सेरेब्रल के अंदर इंट्रा सेरेब्रल ब्लीड होगी, मतलब जो ब्लीडिंग होगी वो ब्रेन पैरेंकाइमा के अंदर होगी। एक्स्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर जो ब्लीडिंग होगी वो ब्रेन के तो बाहर होगी लेकिन इनसाइड स्कल होगी, आउटसाइड ब्रेन बट विद इन स्कल। अब देखो एक्स्ट्रा सेरेब्रल ब्लीड को समझता है, ये आपका ब्रेन होता है, ये स्कल होता है। इन दोनों के बीच में तीन मेनिंजियल लेयर्स होती है। एक होती है सबसे अंदर वाली पाया मैटर, फिर होती है एरेक्नोइड मैटर, फिर होती है ड्यूरा मैटर। तीनों को याद रखने का पैड। अगर आपकी ब्लीडिंग जो है ये एरेक्नोइड मैटर के नीचे होती है इन सब एरेक्नोइड स्पेस, तो उसको बोलेंगे सब एरेक्नोइड हेमरेज। अगर आपकी ब्लीडिंग ड्यूरा मैटर के नीचे होती है यहाँ पर इन सब ड्यूरल स्पेस, तो उसको बोलेंगे सब ड्यूरल हेमरेज। और अगर आपकी ब्लीडिंग ड्यूरा मैटर के बाहर होती है तो उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। तो यही आपको तीन हेमरेजेस, सब एरेक्नोइड हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, ये आपको पढ़ने हैं इन एक्स्ट्रा सेरेब्रल ब्लीड। फिर हम बात करते हैं इंट्रा सेरेब्रल ब्लीड के बारे में। अब इंट्रा सेरेब्रल ब्लीड जो है ये कॉर्टिकल ब्लीड भी हो सकती है, सब कॉर्टिकल ब्लीड भी हो सकती है। कॉर्टिकल ब्लीड मतलब जो ब्लीडिंग होगी वो आपके ब्रेन के कॉर्टेक्स के अंदर होगी। अब अगर ये कॉर्टिकल ब्लीड जो है होती है बेसिकली एक्सट्रीम्स ऑफ एज में प्रेजेंट करती है, मतलब ये यंग के अंदर भी प्रेजेंट कर सकती है, एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर भी प्रेजेंट कर सकती है। कॉर्टिकल ब्लीड का मोस्ट कॉमन कॉज यंग पॉपुलेशन के अंदर होता है आर्टेरियोवीनस मालफॉर्मेशन। तो वही कॉर्टिकल ब्लीड का एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेरेब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी। फिर हम बात करते हैं सब कॉर्टिकल ब्लीडिंग के काफी सारे अलग अलग साइट्स होते हैं, जैसे कि पहला होता है पुटामेन, दूसरा साइट होता है थैलेमस, तीसरा साइट होता है पॉन्स और चौथा साइट होता है सेरेबेलम। फिर हम बात करते हैं कि किसी भी इंट्रा सेरेब्रल हेमरेजिक ब्लीड का मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइपरटेंशन, एंड किसी भी इंट्रा सेरेब्रल हेमरेजिक ब्लीड का मोस्ट कॉमन साइट होता है पुटामेन। तो ये तो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बता दिया हिमोरेजिक स्ट्रोक का। अब हम बात करते हैं कि अगर इंट्रासेरेब्रल ब्लीड है तो इंट्रासेरेब्रल ब्लीड कहां कहां पर इंट्रासेरेब्रल ब्लीड है, तो वो उसकी लोकेशन क्या क्या हो सकती है। पहले तो लोबार ब्लीड, मतलब ब्रेन के किसी कॉर्टेक्स के पार्ट में किसी लोब में बेसिकली ब्लीडिंग होगी, ये वाली आपकी लोबार ब्लीड है। अगर ये लोबार कॉर्टिकल ब्लीड है तो डेफिसिट जो ये प्रोड्यूस करेगा वो कॉर्टिकल डेफिसिट होगा। जो ब्रेन का पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा, उसके अकॉर्डिंग डेफिसिट होगा, कॉर्टिकल डेफिसिट। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपकी पुटामेन के अंदर ब्लीड हो रही है, ये आपका पुटामेन वाला एरिया है, यहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो बेसिकली आपको जो डेफिसिट मिलेगा वो हेमिपेरेसिस वाला डेफिसिट होगा। कैसे, समझते हैं थोड़ा सा। देखो आपके पास एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम कहते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का ये जो आपका आउटर एंड पेरिफेरल वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं पुटामेन। पुटामेन के अंदर ब्लीडिंग हुई, ये ब्लीडिंग आपके मेडियली जाएगी अप टू दी थैलेमस, ये मेडियली गई अप टू दी थैलेमस, थैलेमस तक गई। और इसके रास्ते में लगता है आपका इंटरनल कैप्सूल, और इस इंटरनल कैप्सूल के पास से पास करते हैं आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो आपको वो याद ये रखना है कि इस इंटरनल कैप्सूल से जो आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जा रहे हैं वो अफेक्ट होंगे इस ब्लीडिंग के कारण, और एक ही साइड के होंगे ऑब्वियसली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट अफेक्ट, क्योंकि एक ही साइड का इंटरनल कैप्सूल अफेक्ट हो रहा है। तो जो आपको वीकनिंग दिखाई देगी वो पूरे एक साइड ऑफ बॉडी के अंदर दिखाई देगी, और इसे हम कहेंगे हेमिपेरेसिस। इंटरनल कैप्सूल आपके इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहा था, तब हमने कहा था कि डेंस हेमिपेरेसिस हो रहा था। क्या बोला था हमने, डेंस हेमिपेरेसिस। लेकिन डेंस हेमिपेरेसिस इस हेमिपेरेसिस से अलग है, क्योंकि तब मैंने बोला था कि इंटरनल कैप्सूल जो है बेसिकली उसका सिर्फ पोस्टेरियर लिम्ब को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो आपका फेस है वो स्पेयर हो जाता है डेंस हेमिपेरेसिस के अंदर। और डेंस हेमिपेरेसिस के अंदर स्मॉल लीजन होता है, ज्यादा डेफिसिट होता है। यहाँ पर कंप्लीट हेमिपेरेसिस आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं थैलेमस के बारे में। थैलेमस ये वाला पार्ट है, अगर इस वाले पार्ट में ब्लीडिंग होती है, थैलेमस तो आपको पता है सेंसरी गेटवे है बेसिकली, तो ये हेमी एनेस्थेसिया का डेफिसिट होगा इसके लिए। पॉन्स के अंदर अगर ब्लीडिंग होती है, देखो ये मिड ब्रेन वाला पोर्शन है, ये मिडुल्ला वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन होता है आपका ये पॉन्स वाला पोर्शन होता है। इसमें अगर ब्लीडिंग होती है तो आपको दो चीजों का टैकी दिखेगा, मतलब टैकीकार्डिया, टैकिपनिया। टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। हाइपरथर्मिया मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाइपरहाइड्रोसिस मतलब इंक्रीज इन स्वेटिंग। और साथ में आपको दिखाई देगा पिन पॉइंट प्यूपिल। पिन पॉइंट प्यूपिल आपको दो और पॉइजनिंग के अंदर देखने को मिलता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एंड मॉर्फिन पॉइजनिंग।
अब देखो आपको समझाते हैं कि पिन पॉइंट पिपल क्यों दिखाई देता है। ये आपका क्रॉस सेक्शन है बेसिकली पॉन्स का। आप देख सकते हो कि जो सिंपैथेटिक नर्व इसमें से पास कर रही है पॉन्स में से, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द मिड्रियासिस ऑफ द प्यूपिल। जो डायलेट करती है प्यूपिल को, ये सिंपैथेटिक नर्व्स ही डायलेट करती है। और जो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स होती है जो यहां से पास नहीं करती, वो कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है प्यूपिल को। अब चूंकि आपके पॉन्टाइन लेवल पर ब्लीड हो रही है, तो ये जो आपके सिम्पैथेटिक नर्व्स है ये बेसिकली अफेक्ट हो जाएंगे, जिसके कारण सिम्पैथेटिक सप्लाई टू डायलेट द प्यूपिल विल बी गॉन। अब सिर्फ पैरासिम्पथेटिक सप्लाई आ रहा है जो कि कंस्ट्रक्ट करने को बोलेगा, रिजल्टिंग इनटू पिन पॉइंट प्यूपिल्स इन पॉन्टाइन हेमरेज। साथ में आपके यहाँ पर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि पॉन से नीचे गुजर रहे होते हैं। अब इन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट दोनों साइड के जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे, रिजल्टिंग इनटू क्वाड्रिपेरेसिस। दोनों अपर लिम्स, दोनों लोअर लिम्स, आपका फेस, सब के सब फाइबर्स जो होंगे आपके चले जा चुके हैं, सबके अंदर वीकनेस आपको देखने को मिलेगा इन क्वाड्रिपेरेसिस। और बायलैटरल एक्सटेंसर प्लांटार देखने को मिलेगा। और इसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि दोनों साइड के कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि दोनों साइड के अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन हो चुका है, रिजल्टिंग इनटू बायलैटरल एक्सटेंसर प्लांटार। बायलैटरल एक्सटेंसर प्लांटर के कॉजेस आपको याद होनी चाहिए। एक कॉज हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है, पॉन्टाइन हेमरेज रिजल्ट्स इनटू बायलैटरल एक्सटेंसर प्लांटर। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपका सेरेबुलर ब्लीड होता है, अगर सेरेबुलम के अंदर ब्लीड होता है, तो ये सेरेबुलर ब्लीड बेसिकली रिजल्ट करेगा इनटू अटैक्सिया एंड वर्टिगो। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सवाल सॉल्व करिए। इसमें पूछा गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गुड कैंडिडेट्स फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ इंट्रासेरेब्रल ब्लीड एक्सेप्ट। पहला, सेरेबुलर हेमरेज मोर देन 3 सेंटीमीटर इन हाइट। देखो सेरेबुलर हेमरेज अगर होगा, सेरेबुलम के अंदर अगर कभी भी हेमरेज होगा, बहुत इजीली आप इसको सर्जिकली एक्सेस नहीं कर सकते, अप्रोच नहीं कर सकते, बहुत इजीली कर सकते हो। स्कल को थोड़ा सा तोड़ना है, बस थोड़ा सा अंदर निडल डालनी है और जो ब्लड है उसको सक्शन आउट कर लेना। और अगर सेरेबुलर हेमरेज मोर देन 3 सेंटीमीटर इन साइज है, तो फिर तो भाई तुमको सर्जरी करनी ही करनी है। तो ये तो अच्छा ऑप्शन है उल्टा, तो इसमें तो सर्जिकल मैनेजमेंट ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यंग पेशेंट विद मॉडरेट टू लार्ज लेबर हेमरेज विच इज डेटोरिएटिंग। लो बार हेमरेज है, लो बार हेमरेज को भी हम बेसिकली स्कल को तोड़ के आसानी से सब्सक्शन नहीं कर सकते क्या ब्लड, बहुत आसानी से कर सकता है। सर्जिकली एक्सेसिबल इंट्रासेरेब्रल ब्लीड ड्यू टू एन्यूरिज्म। अब पहले से ही बोल दिया है कि सर्जिकली एक्सेसिबल इंट्रासेरेब्रल ब्लीड है, तो इसमें तो सर्जरी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। चौथा ऑप्शन है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया मतलब बेसिकली पोटामेन प्लस थैलेमस। अगर इसमें ब्लीड हो रही है तो ये आपका पोटामेन वाला पोर्शन है, ये थैलेमस वाला पोर्शन है। क्या आप इतना अंदर ब्लीड, इतना अंदर निडल डालोगे और यहाँ पर ब्लीड निकालोगे? क्या आप इतना अंदर डालोगे निडल को ताकि ये रप्चर को आप निकाल सको, इस ब्लीडिंग को आप बाहर निकाल सको, इस ब्लड को जो रप्चर होकर बाहर आया हुआ है उसको बाहर निकाल सको? नहीं करोगे ना आप। इसलिए ये आपका आंसर हो जाता है, इसके अंदर हम सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके एक्स्ट्रा सेरेब्रल हेमरेजेस के बारे में, एक्स्ट्रा सेरेब्रल ब्लीड के बारे में। सो पहला जो हमारा टॉपिक है, अच्छा वाला डिटेल टॉपिक, सब एरेक्नोइड हेमरेज। सब एरेक्नोइड हेमरेज की एटियोलॉजी को समझने से पहले हम बेरीज एन्यूरिज्म, सैक्युलर एन्यूरिज्म क्या होता है उसे समझते हैं। देखो सर्कल ऑफ विलिस, ये बेसिकली कुछ ब्लड वेसल्स जो आपकी सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर लाई करती है, उनका सर्कल है, जो कि किसके अंदर लाई करता है, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर लाई करता है। इस सर्कल ऑफ विलिस में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है जहां पर दो ब्लड वेसल्स एक दूसरे से मिलती है, या फिर एक ही ब्लड वेसल जो है बाइफरकेट कर सकती है। इन लोकेशंस पे काफी बार जो है ट्यूनिका मीडिया के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। उस डिफेक्ट के कारण इनसाइड द ट्यूनिका मीडिया एक आउटपाउचिंग तैयार हो जाती है। इसी आउटपाउचिंग को हम बेरीज एन्यूरिज्म या फिर सैक्युलर एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो बेरीज एन्यूरिज्म या फिर सेक्युलर एन्यूरिज्म है, जब ये रप्चर करता है तो ये आपका क्या कॉज करता है, सब एरेक्नोइड हेमरेज। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ये सर्कल ऑफ विलिस बेसिकली लाई करता है सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, तो जब ये एन्यूरिज्म जो कि सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर बना हुआ है, जब वो रप्चर करेगा तो ब्लड आपका सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर लाई करेगा, जिसे हम कहेंगे सब एरेक्नोइड हेमरेज। दूसरी एटियोलॉजी जो होती है वो होती है आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, जो कि सब एरेक्नोइड हेमरेज कॉज कर सकती है। Trauma is the most common cause of subarachnoid hemorrhage and stroke is also the cause of most subarachnoid hemorrhage। अब आप पूछोगे कि भाई स्ट्रोक कैसे खुद जो है subarachnoid hemorrhage कॉज कर रहा है, तो समझाते हैं। देखो जैसे हमने बात किया था इंट्रासेरेब्रल हेमरेज के बारे में, इंट्रासेरेब्रल ब्लीड के बारे में। मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो गया, इंट्रासेरेब्रल ब्लीड हो गई, तो क्या ये ब्लीडिंग एक्सटेंड नहीं कर सकते आपके सबएरेक्नोइड स्पेस तक? कर सकती है ना। तो जब वो इंट्रासेरेब्रल ब्लीड, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज एक्सटेंड कर जाएगा सबएरेक्नोइड स्पेस तक,
तो वो क्या कॉज कर देगा, सब एरेक्नोइड हेमरेज कॉज कर देगा। तो ये भी आपका स्ट्रोक जो है एटियोलॉजी हो सकता है सब एरेक्नोइड हेमरेज का। ठीक है, इसमें से याद रखना है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब एरेक्नोइड हेमरेज इज ट्रॉमा एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन ट्रॉमेटिक स्पॉन्टेनियस सब एरेक्नोइड हेमरेज इज बेरी अन्यूरिज्म रप्चर। अब हम बात करते हैं कि ये बेरी अन्यूरिज्म साइकुलर अन्यूरिज्म कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होता है सर्कल ऑफ विलिस के अंदर। सर्कल ऑफ विलिस कैसे फॉर्म होता है पहले वो समझाते हैं। आपके पास ये, आपको इतना तो पता है, ये आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी गिविंग टू ब्रांचेस, वन एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड अदर इज द मिडल सेरेब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी दोनों साइड की एक दूसरे से जुड़ती है वाया दी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये ऊपर का वाला पोर्शन हो गया आपके सर्कल ऑफ विलिस का। नीचे वाला पोर्शन में क्या होता है, बेसिलर आर्टरी होती है जो कि आपकी डिवाइड करती है इनटू पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी रहती है पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ज्वाइन हो जाती है। पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ज्वाइन कर जाती है। अब यहाँ पर चार लोकेशंस होती है जहां पर बेसिकली चार जंक्शंस होते हैं जहां पर बेसिकली आपका अन्यूरिज्म फॉर्म हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अन्यूरिज्म इज द जंक्शन ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये मोस्ट कॉमन साइट होता है आपके अन्यूरिज्म के फॉर्मेशन। सेकंड मोस्ट कॉमन साइट इज द बाइफर्केशन ऑफ द मिडल सेरेब्रल आर्टरी। थर्ड कॉमन साइट इज द जंक्शन ऑफ द पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी and the internal carotid artery. And the fourth common site of aneurysm development is the bifurcation of the basilar artery. For bifurcation of the basilar artery. इसमें से आपको मैंने मोस्ट कॉमन साइट्स के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 तो नंबर दे दिया। अब मुझे बताओ कि मोस्ट कॉमन साइट टू रप्चर, मोस्ट कॉमन अन्यूरिज्म टू रप्चर इन चारों में से कौन सा होता है, तो वो होता है आपका लास्ट वाला, दैट इज बाइफर्केशन ऑफ बेसिलर आर्टरी पे जो अन्यूरिज्म होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन टू रप्चर। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या है, इट इज द जंक्शन ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का जंक्शन। ठीक है, अब कभी भी एन्यूरिज्म रप्चर करने के पहले कुछ सिम्टम्स दिखाता है, उन सिम्टम्स को हम कहते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम्स। तो अलग अलग जगह पर अगर एन्यूरिज्म है तो वो अलग अलग प्रोड्रोमल सिम्टम्स देखने को दिखा सकता है। अगर आपका जो बेसिकली एन्यूरिज्म है वो है एट द मोस्ट कॉमन साइट, दैट इज एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के जंक्शन पर अगर आपका एन्यूरिज्म है, तो आपको क्या प्रोड्रोमल सिम्टम देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया। कभी भी याद रखो, बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया आपको दिखता है ओनली एंड ओनली ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक काइज़्मा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये बेसिकली आपको पता है ये दोनों आपकी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। ये अगर यहाँ पर रप्चर आपका बेसिकली ऐसे ये है एन्यूरिज्म है, ये रप्चर करेगा तो इस ऑप्टिक काइज़्मा को कंप्रेशन होगा रिजल्टिंग इनटू बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया, कोई दिक्कत नहीं, क्लैरिटी है। लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर एग्जाम के अंदर आपको बोला गया कि विच आर्टेरियल एन्यूरिज्म लीड्स टू बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया एंड ऑप्शन के अंदर आपको ये जंक्शन का एन्यूरिज्म नहीं दिया गया है, आपको ऑप्शंस में दिया गया है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और बाकी के दो ऑप्शन अलग अलग दिए हुए। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में से आप क्या सिलेक्ट करोगे, आपको याद रखना है कि आपको सिलेक्ट करना है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, क्योंकि इसके ठीक ऊपर आपका ये ऑप्टिक काइज़्मा प्रेजेंट होता है, इसलिए आप जो है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी चूज करो। फिर हम बात करते हैं कि जो दूसरा मिडल सेरेब्रल आर्टरी का बाइफर्केशन है, यहाँ पर अगर आपका बेसिकली एन्यूरिज्म रप्चर करता है, सॉरी यहाँ पर अगर एन्यूरिज्म प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट करता है प्रोड्रोमल सिम्टम ऑफ टेम्पोरल थ्रॉबिंग पेन। तो किसी भी बाइफर्केशन पे अगर आपका एन्यूरिज्म है ना, जैसे एमसीए के बाइफर्केशन पे है तो टेम्पोरल थ्रॉबिंग पेन, बेसिलर के बाइफर्केशन पे है तो ऑसिपिटल थ्रॉबिंग पेन। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बेसिलर आर्टरी के बाइफर्केशन के अगर आपका एन्यूरिज्म प्रेजेंट है तो ये मोस्ट लाइकली टू रप्चर होता है और ये लीस्ट कॉमन साइड होती है एन्यूरिज्म। ठीक है, अगर आपका जो एन्यूरिज्म है ये प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो वो कॉज करेगा रेट्रो ऑर्बिटल पेन एंड थर्ड नर्व पाल्सी। अब चूंकि आपको ये पता है कि ये जो लोकेशन होती है एट जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये एग्जैक्टली आंख के पीछे प्रेजेंट होता है, इसलिए इट विल रिजल्ट इन प्रोड्रोमल सिम्टम ऑफ रेट्रो ऑर्बिटल पेन एंड थर्ड नर्व पाल्सी। फिर हम बात करते हैं ये मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व जो कि एन्यूरिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है, वो होता है थर्ड क्रेनियल नर्व। मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व जो कि बेसिकली इंक्रीज आईसीटी के साथ एसोसिएटेड होता है, वो होता है आपका सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। फिर मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व जो कि जीबीएस के साथ एसोसिएटेड होता है, वो होता है सेवेंथ क्रेनियल नर्व। मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व जो कि डायबिटीज मेलाइटस के साथ एसोसिएटेड होता है, वो आपका थर्ड क्रेनियल नर्व।
मोस्ट कॉमन क्रेनियल जो कि पैरालाइज हो जाता है वो गेन होता है आपका 7th क्रेनियल। तो ये आपको मोस्ट कॉमन क्रेनियल पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सब एरेक्नॉइड हेमरेज के बारे में। देखो, सब एरेक्नॉइड हेमरेज के ऑनसेट के ऊपर जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज आपको जो पता होनी चाहिए कि सब एरेक्नॉइड हेमरेज के अंदर ऑनसेट के ऊपर कोई भी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होता। ऑनसेट के ऊपर इन सब एरेक्नॉइड हेमरेज देयर इज नो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। ठीक है, अब आपको जो है एक मैं पेशेंट का केस बताता हूं, उससे आप जो है ये सारी चीजें निकाल लेंगे। एक पेशेंट आता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल ने कंप्लेंट किया कि वो अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था और अचानक से उसके सर के ऊपर बिजली आके गिरती है। जब वो बिजली आके उसके सर पे गिरती है तो बहुत ज्यादा हेडेक उसे होता है। वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ उसे उस टाइम पे होता है। लेकिन धीरे धीरे नहीं, लेकिन बहुत जल्द ही जितने तेजी से वो दर्द आया था उतने तेजी से वो डिक्लाइन भी कर जाता है। अब 2 दिन तक, और जैसे ही उसको वो हेडेक हुआ था उसके 2 घंटे तक तो वो अनकॉन्शियस था आपका पेशेंट राहुल। और फिर राहुल बताता है कि उसके बाद तो सब ठीक था, लेकिन अब मुझे ऐसा फील होता है कि वो जो बिजली मेरे बॉडी के अंदर एंटर की थी जिसके कारण मुझे हेडेक हुआ था, वो बिजली मेरे बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है। ऐसा इस कंप्लेंट के साथ पेशेंट आ रहा है आपके पास। तो एक्चुअल में हुआ क्या है ना, सर राहुल को वो समझाता है। ये इस लोकेशन पे एनेरिज्म था। ओके, राहुल के इस लोकेशन पे एनेरिज्म था जो कि अचानक से रप्चर कर गया। और इस रप्चर के कारण जो ब्लड फ्लो आगे हुआ इन दी सब एरेक्नॉइड स्पेस, वो राहुल ने ऐसे फील किया कि कोई बिजली आके उसके सर पे लगी, रिजल्टिंग इनटू थंडर क्लैप हेडेक। इसलिए जैसे राहुल ने डिस्क्राइब किया था, इट वाज द वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ। तो ये जब भी आपका एनेरिज्म रप्चर करता है तो वर्स्ट हेडेक होता है लाइफ का, जिसे हम कहते हैं थंडर क्लैप हेडेक। और इस हेडेक का कैसा ना कि पीक जो है बहुत जल्दी आ जाता है, और लेकिन ये बहुत जल्दी डिक्लाइन भी कर जाता है। जैसे आपके पेशेंट ने, राहुल ने बताया था कि बहुत ज्यादा पेन हुआ, लेकिन वो पेन बहुत ज्यादा टाइम तक रुका नहीं, वो बहुत जल्द ही कम हो गया। तो थंडर क्लैप हेडेक होता है। जब आपका ब्लड सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर आ जाएगा तो वो आपके सेंट्रल कनाल के अंदर भी जाएगा। ठीक है ना, वो सेंट्रल कनाल के अंदर जाएगा। तो अब वो ब्लड जो है सीएसएफ के साथ पूरे सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर घूम रहा है, पूरे सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। तो जो आपका पूरे सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर आपका ब्लड घूम रहा है, तो इसीलिए पेशेंट राहुल को ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जो बिजली गई थी वो पूरे उसके बॉडी के अंदर घूम रही है। लेकिन घूम क्या रहा है, ब्लड घूम रहा है उसके पूरे सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। साथ में उसने ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की भी बात की थी। और ये जब उसको हेडेक आया था, थंडर क्लैप हेडेक, वो बहुत एक्सर्शन वाला काम कर रहा था। तो ये जो हेडेक आता है, थंडर क्लैप हेडेक आता है, ये जब रप्चर होता है, ये तब होता है जब वो कुछ एक्सर्शन वाला काम कर रहा होता है। साथ में वो इस कंप्लेंट के साथ आता है कि वो अब नेक्स को फ्लेक्स नहीं कर पा रहा, इंपेयर्ड नेक फ्लेक्शन है नेक के अंदर। और जब भी ब्लड आपका प्रेजेंट होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, तो वो मेनिंजेस को इरिटेट करता है, रिजल्टिंग इनटू नेक रिजिडिटी। तो जो क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे एट द ऑनसेट ऑफ सब एरेक्नॉइड हेमरेज, दे आर कि एज मोर देन 40 इयर्स होनी चाहिए, नेक रिजिडिटी प्रेजेंट रहेगी, थंडर क्लैप हेडेक, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्सर्शन पे होगा, इंपेयर्ड फ्लेक्शन ऑफ नेक। और जो मैंने कहा था कि कभी भी एट द ऑनसेट ऑफ सब एरेक्नॉइड हेमरेज देयर इज नो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। ठीक है, इतनी चीजें अगर क्लियर है तो ये सवाल सॉल्व करते हैं। 40-year-old female is brought to emergency after being unresponsive to sudden bout of sudden headache, severe headache at work. On examination, her BP is 180 by 110, and her respiration is irregular and Kane Stokes breathing. She is agitated and doesn't follow commands but moves her extremities spontaneously. यहाँ पर आपको क्या दिया गया, बीपी मोर देन 180 बाय 110, मतलब आपका इंट्राक्रैनियल टेंशन जो है ये बड़ा हुआ हो सकता है। हेडेक दिया हुआ है, सीवियर हेडेक, तो ये आपका सबएरेक्नल हेमरेज का भी केस हो सकता है। लेकिन आपको जो है यहाँ पर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की कोई हिस्ट्री दी नहीं है। ठीक है ना, आपको ये दिया गया कि वर्क करते करते ये हुआ था, तो एक्सर्शन की भी आपको हिस्ट्री दी गई है। लेकिन क्या आप ये देख पा रहे हो कि शी इज मूविंग हर एक्सट्रीमिटी स्पॉन्टेनियस। अगर ये केस होता इंट्रास, देखो ये दोनों केस तो आपके बाहर है, इनमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ये इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होता तो जाहिर सी बात है कि आपका इंट्राक्रैनियल टेंशन बढ़ जाता, इसमें तो कोई दिक्कत है। लेकिन अगर इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होता तो आपका कोई ना कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है वो प्रेजेंट होता। और अगर फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट प्रेजेंट होता तो शी वुड नॉट बिन, मतलब वो अपने एक्सट्रीमिटीज को स्पॉन्टेनियसली इतनी इजीली मूव नहीं कर पाते। इसलिए इसका आंसर बाय एक्सक्लूजन होता है
हो जाता है सब एरेक्नोइड हेमरेज। क्या हो जाता है? सब एरेक्नोइड हेमरेज। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट एट दी ऑनसेट तो नहीं देखने को मिलता है इन सब एरेक्नोइड हेमरेज, लेकिन आपको जो डेफिसिट है वो डिलेड डेफिसिट देखने को मिलेगा इन सब एरेक्नोइड हेमरेज। और ये डेफिसिट आपको क्यों देखने को मिल सकता है? री रप्चर के कारण। आपके पास दो पार्ट्स होते हैं एनेरिज्म के, एक होता है नेक वाला पार्ट और एक होता है डोम वाला पार्ट। डोम वाला पार्ट जो है मोस्ट कॉमनली रप्चर करता है और यहाँ से ब्लड आपका बाहर निकलता है, लीक करता है। लेकिन ये सील भी हो जाता है अपने आप, जो है ये अपने क्लॉटिंग फैक्टर्स की मदद से ये जो डोम वाला पार्ट है जो रप्चर किया था वो सील भी कर जाता है। लेकिन अगर आपने एनेरिज्म को उसके बाद भी ट्रीट नहीं किया सील होने के बाद, तो वो री रप्चर कर सकता है। और अगर वो री रप्चर करता है तो इसका इंसिडेंस होता है 30% इन फर्स्ट मंथ, पीक आता है इसका पहले 7 दिनों में, एंड मोर्टेलिटी होती है 50%। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन केस ऑफ एनेरिज्म इज री रप्चर। फिर हम बात करते हैं सेरेब्रल इस्टीमिया के बारे में। आपको पता है ये सर्कल ऑफ विलस की कोई ब्लड वेसल है जो कि ब्रेन को सप्लाई करती है। हाँ जी। और सब एरेक्नोइड हेमरेज हो चुका है तो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर बाहर पूरा क्या है? ब्लड ही ब्लड। अब ये ब्लड क्या करेगा? इस सब सर्कल ऑफ विलिस वाली ब्लड वेसल को क्या करेगा? बेसिकली कंप्रेस करेगा। जब ये कंप्रेस करेगा तो वेजोस्पाज्म के अंदर चली जाएगी आपकी ये सर्कल ऑफ विलिस की ब्लड वेसल, रिजल्टिंग इनटू लेस ब्लड सप्लाई टू दी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, रिजल्टिंग इनटू द हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द ब्रेन, रिजल्टिंग इनटू द इंफाक्ट ऑफ द ब्रेन, स्ट्रोक ऑफ द ब्रेन। तो सेरेब्रल इस्केमिया होता है बेसिकली डेफिसिट आपका आएगा क्योंकि वेजोस्पाज्म आ जाएगा। इसका इंसिडेंस होता है 30% और पीक आता है पहले 7 दिनों के अंदर। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोसेफेलस के बारे में। तो हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? इट इज द डायलेटेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये आपका वेंट्रिकुलर सिस्टम है पूरे ब्रेन का, जिसमें दो लैटरल वेंट्रिकल्स है, फिर थर्ड वेंट्रिकल है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल है, जो कि जुड़ा होता है आपके सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। प्रोडक्शन ऑफ ये जो आपका वेंट्रिकल्स मैंने बताया, वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद सीएसएफ। इस सीएसएफ का प्रोडक्शन करता है कोरॉइड प्लेक्सस। ये कोरॉइड प्लेक्सस सीएसएफ से प्रोड्यूस हुआ, ये जाएगा आपके थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल से ये एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस की मदद से जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, और फोर्थ वेंट्रिकल से ये जाएगा आपके सेंट्रल कनाल के। अब अगर इस आपके यहाँ पर जो सीएसएफ प्रेजेंट है इनसाइड द वेंट्रिकल्स, इसको अगर सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर एंटर करना है, उनको एंटर करना पड़ेगा वाया द फोरामिना ऑफ लुश्का एंड फोरामिना ऑफ मेगेंडी, जो कि आपके फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंटर करके सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, तो ये सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर जाके ड्रेन करते हैं इनटू द एरेक्नोइड विलाई। कहां पर ये ड्रेन करते हैं? एरेक्नोइड विलाई के अंदर ड्रेन करते हैं। ठीक है, क्लैरिटी? हाँ जी, क्लैरिटी। अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो है सब एरेक्नोइड हेमरेज अगर हो जाता है, क्या हो जाता है? अगर सब एरेक्नोइड हेमरेज हो जाता है तो दो लोकेशंस के ऊपर जो है आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। पहली लोकेशन, अगर सब एरेक्नोइड हेमरेज हुआ तो वो एक्वस एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस को कंप्रेस कर देंगे। किसको कंप्रेस कर देंगे? एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस को। और ये एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस अगर कंप्रेस हो गया तो देयर विल बी नो कम्युनिकेशन इन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। इसीलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोसेफेलस के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस के ऊपर होता है वो नॉन कम्युनिकेटिंग ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन होता है। वैसे ही अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए एरेक्नोइड विलाई के ऊपर, मतलब यहाँ पर आपका हेमरेज के कारण यहाँ पर आपका ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो ये कम्युनिकेटिंग ही है ना, मतलब इसमें आपका वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर फ्लो के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं, कम्युनिकेटिंग है और कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज नहीं कर रहा है ये पूरे आपके वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर। तो अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन एरेक्नोइड विलाई पे होता है तो ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है और कम्युनिकेटिंग होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब पूरा वेंट्रिकुलर फ्लो जो है आपका मेंटेन रहता है। फिर हम बात करते हैं आपके हाइपोनेट्रीमिया के बारे में, which is the fourth cause of delayed deficit in case of subarachnoid hemorrhage। हाइपोनेट्रीमिया क्यों होता है? क्योंकि आपका जो है आईसीटी इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ जाता है, रिजल्टिंग इनटू प्रोडक्शन ऑफ ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। ये ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड नाइट्रोयूरेसिस कॉज करता है। सोडियम के साथ साथ पानी भी बाहर निकलता है, रिजल्टिंग इनटू हाइपोवोलेमिया। इसे हम कहते हैं सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग डिसीज। क्या कहते हैं इसे? हम सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग डिसीज कहते हैं। फिर हम बात करते हैं हंट एंड हेस स्केल के बारे में। ये हंट एंड हेस स्केल जो है बेसिकली आपके सब एरेक्नोइड हेमरेज के लिए डिजाइन की गई है। इसमें तीन चीजों को ध्यान में लिया जाता है। एक होता है हेडेक, सेंसोरियम, मोटर डेफिसिट। स्टेज 1 एंड 2 के अंदर आपका हेडेक माइल्ड एंड सीवियर है। सेंसोरियम दोनों के अंदर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के अंदर नॉर्मल है। स्टेज 3 से आपका कंफ्यूजन वाला स्टेज शुरू होता है, फिर स्ट्यूपर वाला स्टेज शुरू होता है, और स्टेज 5 के अंदर कोमा वाली स्टेज आ जाती है। अगर हम बात करते हैं मोटर डेफिसिट, तो स्टेज 1 के अंदर तो मोटर डेफिसिट नील होता है, लेकिन फिर स्टेज 2 के अंदर क्रेनियल नर्व का डेफिसिट प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। फिर स्टेज 3 के अंदर माइल्ड मोटर डेफिसिट, फोर्थ के अंदर मॉडरेट टू सीवियर
मोटर डेफिसिट, और स्टेज 5 के अंदर जो है आपको फ्लैसिड पोजीशन के अंदर देखने को मिलेगा। कोमा के अंदर है ना, तो पूरा फ्लैसिडिटी आपको देखने को मिलेगी स्टेज 5 के अंदर। अब हम बात करते हैं कि हम क्या इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ सब एरेक्नोइड हेमरेज। अगर एक्यूट सब एरेक्नोइड हेमरेज है तो आप नॉन कंट्रास्ट सिटी कराए ब्रेन का। अगर एन्यूरिज्म है और एन्यूरिज्म को आपको देखना है तो एंजियोग्राफी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के पास आपके लिए सर्जिकल ऑप्शन भी है, मेडिकल ऑप्शन भी है। अगर हम बात करते हैं सर्जिकल ऑप्शन के बारे में, तो ये जो एन्यूरिज्म है इसको एक तो हम पूरा तरीके से क्लिप कर सकते हैं, या फिर हम कॉइल कर सकते हैं पूरे इस एन्यूरिज्म को और उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब ये क्लिपिंग कहां पर करते हैं, कॉइलिंग कहां पे करते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर जो नेक है आपके इस एन्यूरिज्म की, ये नैरो नेक है, तो नैरो नेक में हम क्या करेंगे, कॉइलिंग करेंगे, कॉइल इंसर्ट कर देंगे पूरे इसके अंदर, एन्यूरिज्म के अंदर। लेकिन अगर वाइड नेक है तो यहां पर अगर हमने कॉइल डाली ना तो ये वापस बाहर भी फ्लो कर सकती है, इसलिए हम वाइड नेक के अंदर जो है कॉइलिंग नहीं करेंगे, हम क्लिपिंग करेंगे, पूरे इस एन्यूरिज्म को जो है क्लिप कर देंगे स्टेपलर के। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सर्जिकली मैनेजमेंट अगर हो गया तो मेडिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। मेडिकल मैनेजमेंट करते हो आप एक ऐसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के थ्रू जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को पास करके इंट्रासेरेब्रल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, वो होता है निमोडिपिन। ये इनहिबिट करेगा वेजोस्पाज्म को बाय कॉजिंग वेजोडाइलेशन इन द ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन। और इस निमोडिपिन के अलावा आप जो है 3H थेरेपी भी यूज कर सकते हो। 3H थेरेपी के अंदर आप क्या करते हो, हाइपरटेंशन करते हो, हाइपरवॉलीमिया करते हो, हीमोडाइलेशन करते हो। कैसे, वो समझाते हैं। देखो आपका क्या हो रहा था ना, सेरेब्रल इस्केमिया हो क्यों रहा था इन केस ऑफ सेवियर रेटिनल डैमेज, क्योंकि जो आपके सर्कल ऑफ ब्लिस के अंदर ब्लड वेसल्स थे जो कि ब्रेन को जाके सप्लाई कर रहे थे, वो बाहर के ब्लड के कारण कंप्रेस हो जा रहे थे, लीडिंग टू वेजोस्पाज्म। यही हो रहा था ना। अब अगर हम क्या करें, ब्लड वेसल के अंदर का प्रेशर बढ़ा दे, मतलब अगर हम बीपी को बढ़ा दे तो ये प्रेशर न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा क्या, यहाँ पे भी अगर हम प्रेशर बढ़ा दे तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इसीलिए हम हाइपरटेंशन करवाते हैं। ओके, हाइपरटेंशन करवाते हैं बाय गिविंग आईवी फ्लूइड्स। इस आईवी फ्लूइड्स देने के कारण होता है हाइपरवॉलीमिया और हीमोडाइल्यूशन। लेकिन इस आईवी फ्लूइड से आपका जो हाइपरटेंशन होता है, जो आपका बीपी होता है वो बढ़ जाता है, और आपका टारगेट बीपी आप रखते हो 160/90। ठीक है, मतलब 160/90 आपको रखना है टारगेट बीपी। अगर ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा हो गया तो रप्चर हो सकता है, अगर ब्लड प्रेशर इससे कम हो गया तो फिर बेसिकली क्या हो सकता है, वेजोस्पाज्म हो सकता है। फिर हम बात करते हैं बचे हुए दो हेमरेजेस के बारे में, दैट इज सब ड्यूरल हेमरेज एंड एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। सब ड्यूरल हेमरेज होता है ड्यू टू रप्चर ऑफ कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन्स, मतलब वीनस फ्लो के अंदर अगर रप्चर हो रहा है तो इट इज सब ड्यूरल हेमरेज। और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज तब होता है व्हेन देयर इज रप्चर ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है। ऑनसेट की अगर बात करते हैं तो वेन से आपका जो ब्लड है ये बाहर धीरे धीरे निकलेगा, क्योंकि वेन्स के अंदर प्रेशर कम होता है। तो जो ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन रहेगा वो इंसिडियस और स्लो रहेगा इन केस ऑफ सब ड्यूरल हेमरेज। लेकिन एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज के अंदर मेनिंजियल मिडल मेनिंजियल आर्टरी से आपका बहुत प्रेशर से ब्लड बाहर आएगा, रिजल्टिंग इनटू एब्रप्ट ऑनसेट एंड रैपिड प्रोग्रेशन। ल्यूसिड इंटरवल, मतलब दो अनकॉन्शियस फेज के अंदर जो एक कॉन्शियस वाला फेज होता है जिसके अंदर पेशेंट आपका सब कुछ समझ रहा होता है, उसे हम कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज के साथ एसोसिएटेड होता है। इमेजिंग के अंदर आपको सब ड्यूरल हेमरेज में सब सेमिलुनर शेप देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में आपको लेंटिकुलर शेप देखिए। लास्ट सवाल जो आपको सॉल्व करना चाहिए, a 62-year-old diabetic patient presented with history of progressive right-sided weakness of 1 month duration। 1 मंथ हो गया ड्यूरेशन, उसके बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब वीकनेस वाला प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये बहुत स्लो आपका ऑनसेट है, स्लो है आपका बहुत प्रोग्रेशन। द पेशेंट हैज द स्पीच डिफिकल्टी, फंडस एग्जामिनेशन के अंदर पेप्लिडिमा, पेप्लिडिमा है मतलब क्या, इंक्रीज आईसीटी है। 2 months ago she had a fall in her bathroom and stuck her head against the wall, the most likely diagnosis is अल्जाइमर डिसीज की। तो ये हिस्ट्री है नहीं तो आप सोचोगे नहीं। लेफ्ट पैराइटल ग्लायोमा हो सकता है क्या, तो जी देखो लेफ्ट पैराइटल ग्लायोमा तो हो सकता है, क्योंकि फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी है, इंक्रीज आईसीटी भी है, लेकिन सीजर्स नहीं है। अगर ग्लायोमा होता तो ऑब्वियसली सीजर्स तो आ जाते। फिर लेफ्ट एमसीए टेरिटरी का स्ट्रोक क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट एमसीए टेरिटरी का अगर स्ट्रोक होता तो ये कुछ ऐसा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कॉज करता जो कि 7 दिन में आ जाता। यहाँ पर आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो आ रहा है लेकिन 1 महीने के बाद आ रहा है। तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द लेफ्ट क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा। इसका केस है लेफ्ट क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा का केस है। ठीक है।